स्वागत है आपका कंप्लीट इकोनॉमी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में। आज टॉपिक स्टार्ट होगा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ओवरऑल 18th लेक्चर है इस पूरे सीरीज में। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। नए स्टूडेंट हो तो पॉज करके पढ़ लेना, पुराने हो मालूम है, आगे बढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए एवरीबॉडी यू हैव टू मार्क फ्रॉम 1 to 20 इन योर कॉपी एंड यू ऑल हैव टू मेक 3 कॉलम। पहले कॉलम में सीरियल नंबर होगा, दूसरे कॉलम में ऑप्शन होगा, तीसरे कॉलम में अप्रोच होगा। क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन में दिखाऊंगा पूरा क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज करना है और उसके सामने आपका जो भी आंसर लगता है, कैसे ये सारा कुछ जो मेथोडोलॉजी डेवलप करा रहे हैं अपन, उसके बेसिस पर आप अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को। मान लो पहला ऑप्शन लगता है तो आप करेक्ट ऑप्शन ए लिखो, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करो, अप्रोच देखो। अगर आपका अप्रोच सही हुआ टिक करो, गलत हुआ क्रॉस करो। ठीक है, इससे आपको आइडिया लगेगा कि आखिर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और अप्रोच क्या है उनका, गलत अप्रोच से सही हो रहे हैं या करेक्ट अप्रोच से सही हो रहे हैं, कि कितना आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है और कहाँ पे काम करने की जरूरत है। बोलो क्लियर सबस। अब दो चीज का और ध्यान रखना है, क्रेडिट सिस्टम का और साइंटिफिक टेम्परामेंट का। ध्यान रखिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट में आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने की, चीजों को क्वेश्चन करना है, अगर समझ ना आए, क्लियर ना हो, देन उसके बाद उसको टेस्ट करना है। कैसे? एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्व करके, फिर एनालाइज करना है, जो भी इंफॉर्मेशन मिला उसको कम्युनिकेट करना है इंफॉर्मेशन को। देन ओपन माइंडसेट रखना है सच दैट कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके नॉलेज के है ना, आपकी जानकारी के अगेंस्ट में है, उसको भी आप एक्सेप्ट कर पाओ, समझ पाओ अपने लॉजिकल ब्रेन से, रेशनल माइंडसेट से। ओके, क्रेडिट सिस्टम क्या है? कोई भी काम करो लाइफ में, इवन पढ़ाई करो, लाइफ में कोई काम करो तो उसमें कंसिस्टेंट रहो, रियल रहो, ऑथेंटिक रहो, डिसिप्लिन मैनर में रहो, पूरी तरीके से अटेंटिव रहो और ट्रांसपेरेंसी दिखाओ। ठीक है, तो ये है क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट। थ्रू आउट दिस सीरीज आपको इन दोनों पॉइंट का ध्यान रखना है। कैसे? वो छोटे छोटे टास्क में दूंगा, उसको कंप्लीट करके। ठीक है, चलो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके साथ। बोला इंडिया अकाउंट फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। देखो ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक इतना डेटा किसी को याद रहता है, लेकिन ये 1.8% है किसमें? गुड्स में। जो गुड्स का एक्सपोर्ट है हमारे इंडिया का, वो पूरे वर्ल्ड का 1.8% है। वहीं पे अगर सर्विसेज की बात करें तो वो है लगभग 4%। बोलो क्लियर हुआ क्या है? अभी ध्यान रहेगा आपको। ओके, दूसरा बोला तो इसलिए पहला गलत हो गया। पहला गलत हो गया तो आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि याद कीजिए ABCD 4 टाइप का क्वेश्चन होता है, जिसमें ये ऑप्शन ये बोलता है कि दोनों सही है और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा। ऑप्शन बी में बोलता है दोनों सही है बट करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ऑप्शन सी क्या बोलता है कि पहला सही दूसरा गलत। ऑप्शन डी बोलता है पहला गलत दूसरा सही। तो चारों ऑप्शन मैंने बता दिया, तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी, की पहला ऑप्शन स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। दूसरा क्यों सही है, पढ़ लेते हैं। कि मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव स्कीम। तो ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है एवरीबॉडी। होपफुली आपको ये क्लियर है कि जब जेनरिक स्टेटमेंट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो करेक्ट होता है। दैट्स वाई स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसा मैंने बताया, इकोनॉमिक सर्वे 22-23 का डेटा है कि इंडिया अकाउंट फॉर 1.8% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और 4% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंडिया अकाउंट फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड इज नॉट करेक्ट, बता ही दिया मैंने। दूसरा स्टेटमेंट, अच्छा कुछ यहाँ पे ध्यान में रखना है डेटा का। ईयर वाइज है, चाहो तो देख सकते हो, लेकिन इसका उतना रिलेवेंस अभी नहीं, क्योंकि 2025 चल रहा, समझ रहे हो क्या? तो इतना रिलेवेंस नहीं, स्टिल आप चाहो तो देख सकते हो ट्रेंड के लिए। ओके, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, PLI स्कीम जिसको बोलते हैं, इज अ फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव गिवन टू कंपनीज बेस्ड ऑन देयर incremental sales from products manufactured in domestic units. It is aimed at boosting the manufacturing sector and to reduce imports of India. PLI schemes can be availed by both domestic as well as foreign company. ऐसा नहीं कि फॉरेन देख कर आप इसको गलत टिक मार कर दो, नहीं, वो भी एलिजिबल है इसके लिए। ऑपरेटिंग इन इंडिया, thus it is true that many domestic or foreign companies operating in India have taken advantage of PLI schemes. Next question आपके सामने बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया। दो स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। ठीक है, पहला, अकॉर्डिंग टू द MSME इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006, द मीडियम इंटरप्राइज आर दोज विथ इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 से 25 करोड़। बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है 50 करोड़ से कम होनी चाहिए और जो टोटल इवेल्युएशन है वो आई थिंक 250 करोड़ ऐसा समथिंग है, लेस देन और इक्वल टू 250 करोड़ ऐसा है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। पहला गलत तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, पहला गया, तीसरा गया, बचा बी या डी। 50-50 पे आ गए, राइट। दूसरा, ऑल बैंक लोन टू दी MSMEs
क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब अगर आप इसको पढ़ो तो लगेगा सर जेनरिक है, लेकिन एवरीबडी ऑल बैंक लोन बोल रहा है ना, और साथ में ये बोल रहा है कि सबके सब क्वालिफाई कर जाते हैं अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। तो देखो उसके लिए भी टर्म एंड कंडीशन है, उनको फुलफिल करना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का एवरीबडी डी होगा। डोंट वरी, अभी एक्सप्लेनेशन में और क्लियर करते हैं। देखो पहला गलत है, क्यों? क्योंकि एज पर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 द एमएसएमई आर those for which the investment in plant or machinery is not more than 50 करोड़ और टोटल टर्नओवर जो है, वैल्यूएशन एक टर्नओवर है, माफ कीजिएगा, वो 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि ऑल बैंक लोन टू एमएसएमई दैट मीट द क्राइटेरिया आउटलाइन इन द मास्टर डायरेक्शन ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। क्या है? मास्टर डायरेक्शन है कि इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, जिसका नाम है टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशन, अगर उस क्राइटेरिया को मीट करता है तभी वो सारे के सारे लोन जो है पीएसएल के पार्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये कब बोला गया था? 4 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है आपको, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमईज हैज इशूड गैजेट नोटिफिकेशन टू पेव वे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ upward revision in the definition and criteria of MSMEs in the country. The new definition and criteria will come into effect from 1 जुलाई। ये भी पुरानी इंफॉर्मेशन है, चाहो तो पढ़ लो, है ना। इसको आपको ध्यान रखना है कि लिमिट फॉर स्मॉल यूनिट क्या है, 10 करोड़ से बढ़ा के 50 करोड़ कर दिया। सिमिलरली फॉर मीडियम इंटरप्राइजेस है ना, 50 करोड़ से बढ़ा के 250 करोड़ कर दिया टर्नओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to foreign-owned e-commerce firm operating in India, which of the following statement is all correct? They can sell their own good। बिल्कुल नहीं सेल कर सकते, है ना। वो केवल और केवल मार्केट प्लेस जैसा बिहेव कर सकते हैं, अपना गुड सेल नहीं कर सकते एवरीबॉडी। तो पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत तो ए और सी गया। दूसरा, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है जितना भी इंफॉर्मेशन, लेकिन एज पर यूपीएससी का आंसर की इसको उसने गलत मार्क किया है, तो इसलिए हम क्या मानेंगे कि नहीं, दे कैन ओन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा इसका एज पर यूपीएससी आंसर की। देख सकते हो पहला इनकरेक्ट है, पता ही है आपको, बता ही दिया। दूसरा बोल रहा है कि द स्टेटमेंट एज पर द ऑफिशियल आंसर की क्या है, इनकरेक्ट है। और बाकी जगह स्टेटमेंट एज पर डिफरेंट सोर्सेस और गाइडलाइन बाय द गवर्नमेंट शुड हैव बीन करेक्ट, बट एज पर ऑफिशियल यूपीएससी आंसर की क्या है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हम इनकरेक्ट ही लेकर चलेंगे, क्यों? क्योंकि ऑफिशियल आंसर की को ही हम मेन मानेंगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर। देखो 3 टाइप के सेक्टर होते हैं, एक गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, एक रियल सेक्टर और एक फाइनेंशियल सेक्टर। बोलो है ना, किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं। फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप क्या है, रियल सेक्टर है। टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक, रियल सेक्टर। कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू द ट्रेडिंग कंपनी, फाइनेंशियल सेक्टर। और कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज, ये भी फाइनेंशियल सेक्टर। तो रियल पूछा था, पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा, बाकी दोनों फाइनेंशियल सेक्टर है। बोलो एकदम क्लियर हो गया, शाबाश। सारा कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट क्लोजर रिट्रेंचमेंट्स एंड ले ऑफ इन फैक्ट्री एम्प्लॉइंग वर्कर्स। ये कौन करता है? तो एवरीबॉडी, ये काम है लेबर ब्यूरो का, यही ये सारा कुछ देखती है, ठीक है। तो लेबर ब्यूरो एन अटैच ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट was set up on 1st October 1946। देख रहे हो कितना पुराना है। It is interested with the work of compilation, collection, analysis और dissemination of statistics on different aspects of labor। It is the storehouse of important economic indicators like CPI number for industrial, agriculture और rural laborer के लिए। याद कीजिए, हमने ये क्वेश्चन किया भी है, तो कि CPI IW कौन रिलीज करता है? लेबर ब्यूरो करता है। वेज रेट इंडिसेस और डेटा ऑन द इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इन द ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री, ये सारा कुछ काम किसका है? लेबर ब्यूरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। बिल्कुल सही बात है, 1969 में लिया था उन्होंने। दूसरा, नाउ कोल ब्लॉक आर अलॉटेड ऑन द लॉटरी बेसिस। नहीं, अलॉटरी बेसिस पे नहीं, इसका होता है बिडिंग के बेसिस पे, है ना। बिडिंग होती है उसकी, जो सबसे कम बिडिंग लगाता है वो उसको अलॉट कर दिया जाता है। अगला, सॉरी, हाई सबसे ज्यादा बिडिंग करता है, समझ रहे हो ना, मतलब ऐसी बिडिंग जिसमें सरकार को ज्यादा फायदा, ठीक। अगला, तो दूसरा करेक्ट हो गया, तो दूसरा करेक्ट, सॉरी दूसरा इनकरेक्ट, पहला सही, तो ऑप्शन ए आ गया, है ना। तीसरा गलत है, क्यों? क्योंकि बोला टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। बिल्कुल गलत है एवरीबॉडी, अभी भी इंडिया जो है
सेल्फ सफिशिएंट नहीं हुआ है कोल प्रोडक्शन में, अभी भी हम क्या करते हैं, मंगाते हैं। इंडिया हैज फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व कोल रिजर्व इन द वर्ल्ड, मतलब फिफ्थ लार्जेस्ट coal reserve है in the world, still a not self-sufficient as it has to import high quality coal to meet its domestic demand। और बाकी इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट नेशनलाइज कोल सेक्टर इन 1971 से 73 पीरियड, तो माफ कीजिएगा एवरीबॉडी, जो हमने ऊपर 1969 देखा ना, एक्चुअल में वहाँ बैंक को नेशनलाइज किया था, और कोल को नेशनलाइज कब किया था, 1971 से 73 तक। ओके, दिस वाज रिवर्स बाय एनडीए गवर्नमेंट कब, 2015 में। ओपनिंग द सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर के लिए ओपन कर दिया क्या, कोल माइनिंग। ओके, बाकी दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों, अंडर द न्यू पॉलिसी द एलोकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ बिडिंग प्रोसेस, द फर्म ऑफरिंग द हाईएस्ट पर टन प्राइसेस इज अलॉटेड द माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज आर द पर्पजेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इन इंडिया। क्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पर्पज क्या है? पहला, प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट, नहीं। प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय द माइनिंग ऑपरेशन, बिल्कुल ठीक है। ऑथोराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंस फॉर द मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑथराइज कर रहा है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, सोचो। तो पहला और तीसरा गलत, दूसरा सही, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। इसको आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते थे। तो ये देखो, ईच डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन इज स्टेब्लिश बाई स्टेट गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन एज अ ट्रस्ट या फिर नॉन प्रॉफिट बॉडी इन द माइनिंग ऑपरेशन अफेक्टेड बाई अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। दे डिराइव देयर लीगल स्टेटस फ्रॉम दिस आप पढ़ सकते हो आराम से, बेसिक चीज है ना, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अकर्ड इन इंडिया आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। पहला, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज इनॉर्मसली। ये देखो, मैंने बोला था ऐसे वर्ड आया तो उसको बिल्कुल कट किया करो, तो पहला हो जाएगा गलत। बाकी शेयर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, सही बात है। एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज हुआ, बिल्कुल। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज इज इंक्रीज इनॉर्मसली, अब यहाँ पे भी बोलोगे सर इनॉर्मसली फिर से आ गया, फिर गलत होना चाहिए, नहीं। मैंने कहा कि ये जो एक्सट्रीम वर्ड है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि ऑल द टाइम करेक्ट होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे बिल्कुल सही है स्टेटमेंट एवरीबॉडी, कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था पहले बहुत कम था, लाइक 17 बिलियन डॉलर, ठीक है, और अभी एज ऑफ 2024-2025 जो है ये करीब 550, कितना, 550 बिलियन डॉलर हो गया। आप सोचो कि कितना ज़्यादा बढ़ गया। बोलो हाँ ना, इनॉर्मसली हुआ कि नहीं, बोलोगे बिल्कुल सर। तो पहला और चौथा, सॉरी, दूसरा तीसरा चौथा करेक्ट है और पहला गलत, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये देख सकते हो कि सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी क्या हो रहा, सर्विस का देखो क्या हो रहा, तो बढ़ता ही जा रहा है ना, बढ़ता ही जा रहा। 1950 से लेकर अभी तक 59% जो है कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का हमारे जीडीपी में। इंडस्ट्री की बात करें 27%, मतलब कि मोर और लेस कांस्टेंट रहा है। और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो धीरे धीरे घट ही रहा है, देख रहे हो क्या, 2010 तक का डेटा है। ओके, बाकी आफ्टर लिबरलाइजेशन ऑन सम ऑफ द पैरामीटर पे क्या क्या फर्क पड़ा, ध्यान से देखो। क्रूड इंपोर्ट की बात करें तो पहले हम कितना इंपोर्ट करते थे, 5.3 बिलियन का, और अभी 2015-16 में ये 91-92 की बात है, और ये अभी 15-16 की बात है ना। तो देख रहे हो सब में क्या हुआ, क्रूड ऑयल इंपोर्ट में इंक्रीज हुआ, एक्सपोर्ट में इतना इंक्रीज हुआ, और फॉरेक्स रिजर्व देखो, ये 15-16 का डेटा है, इसलिए 355 बिलियन डॉलर है, और अभी 24-25 का देखोगे तो 550 लगभग है, 550-600। बैंक लोन रेट की बात करें तो ये देखो इस तरीके से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, सॉरी डिक्रीज हुआ। तो ये देखो ऊपर बताया कितने टाइम्स हुआ है ना, तो ये डिक्रीज हुआ, ये इतना 16.76 टाइम इंक्रीज हुआ, क्या, डिफेंस एक्सपेंडिंग। और बीएसएफ सेंसेक्स की बात करें तो 21.7 टाइम्स हो गया, मतलब इतना बड़ा, देख रहे हो क्या। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, इफेक्ट हो गया लिबरलाइजेशन का किस पे, हमारी इकोनॉमी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, सबको मालूम होगा है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेट, सबसे ज्यादा वेट है एवरीबडी, सबसे ज्यादा है रिफाइनरी का। रिफाइनरी है क्या इसमें, नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी दूसरे नंबर पे है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन से 8 है, ध्यान से देखो। सबसे ज्यादा वेटेज है रिफाइनरी का, फिर इलेक्ट्रिसिटी का। इसका एक निमोनिक्स बना लेते हैं याद करने के लिए, RESCCNCF, ठीक है, समझो। रेस्क CNCF, रेस्क CNCF, टोटल 8 है ना, तो रेस्क CNCF, रेस्क का मतलब रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील और क्रूड। फिर क्रूड के बाद क्या है, सॉरी ये है कोल, कोल के बाद है क्रूड ऑयल, है ना। पहले है कोल, देन है क्रूड ऑयल, देन नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर।
तो ये 8 के 8 है, उनका वेटेज वाइज मैंने अरेंज कर दिया, होपफुली आप याद कर लेना। देखो रेस्ट का सी एन सी एफ मैंने बनाया एक न्यूमोनिक्स, अगर आपको इससे बेहतर न्यूमोनिक्स पता है तो बताओ कमेंट करके जरा, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन द इंडिसेस ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री हैव कंबाइंड वेटेज ऑफ 37.9। बिल्कुल सही बात है। विच आर अमॉन्ग द 8 कोर इंडस्ट्री। हमने देखा सीमेंट होता है, रेस्क एनसीएफ है, अभी देखा ना, रेक्स एनसी सीएफ, ऐसा कुछ था, अभी याद करने पे हो जाएगा। री का मतलब रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील और कोल, और फिर सीएनसीएफ था, सीएनसीएफ, हाँ, क्रूड, नेचुरल और सीमेंट, फर्टिलाइजर। देख लो, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, नेचुरल गैस भी है और रिफाइनरी भी है, टेक्सटाइल नहीं है। तो 1 2 3 4 करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बोलो एकदम क्लियर, शाबाश। तो सबको पता ही है ना। तो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है ये भी देख लो, सीएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पे, मंथली बेसिस पे, ठीक है। देयर इज अ लैग ऑफ 6 वीक इन रिलीज ऑफ डेटा सिंस डिफरेंस मंथ एंड्स। मालूम है आपको, आगे बढ़ेंगे। बोला एस सी जेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, एक्ट 2005 का विच केम इनटू इफेक्ट फरवरी 2006 में, हैज सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स इन दिस कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, बिल्कुल इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन सोर्स, ये भी है। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ओनली, गलत जवाब। तो तीसरा गलत, पहला और दूसरा सही, करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। अब यहाँ पे देखो ओनली है, इस वजह से ये गलत हुआ, या फिर किसकी वजह से, एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि द एक्ट इंटेंड टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा क्यों इनकरेक्ट है, देखो, while SEZ primarily focus on promoting export of goods, they are not limited to services only। देखो किसको प्रमोट कर रहा, गुड्स को, ना कि सर्विसेज को। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन फैसिलिटेट बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एक्टिविटीज एमिंग टू बूस्ट ओवरऑल एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ओवरऑल को है ना केवल सर्विसेज को। ये देखो इसके बारे में और डिटेल कि SEZ एक्ट 2005, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, एक डेजिग्नेटेड ड्यूटी फ्री enclave that is considered foreign territory for trade operations and custom purposes। और SCZ यूनिट्स कैन बी स्टेबलाइज फॉर बोथ, किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग गुड और प्रोवाइडिंग सर्विसेज के लिए। रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैज डिसाइडेड टू ऑफर सर्टेन रिलैक्सेशन ऑन कंप्लायंस रिक्वायर्ड फॉर SCZ। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the National Investment Fund to which the disinvestment proceeds are routed, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में थी उसके रिगार्डिंग है क्वेश्चन एवरीबॉडी। द एसेट इन द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड आर मैनेज बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, हो सकता है, कह नहीं सकते, या फिर कह नहीं सकते, अभी रुक जाओ। द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड इज टू बी मेंटेन विद इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, विद इन द, ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेप हो गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आप बताओ बोल रहा है, तो ये तो दूसरा तो हो नहीं सकता मेरे हिसाब से, तो दूसरा नहीं है, बता बाकी। सर्टेन एसेट मैनेजमेंट कंपनी आर अपॉइंटेड एज द फंड मैनेजर, बिल्कुल जेनरिक स्टेटमेंट है, हो सकता है। अगला, अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ एनुअल इनकम इज यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग सिलेक्टेड सोशल सेक्टर, सोशल सेक्टर को है ना फाइनेंस करने के लिए ऑब्वियस है सर्टेन प्रोपोर्शन है ना यूज किया जा सकता है, जैसे CSR होता है उसकी तरह। तीसरा और चौथा बहुत जेनरिक है, बिल्कुल होने चाहिए। एक ऑप्शन में दोनों है सी, इसलिए सी अब बिल्कुल करेक्ट होगा। तो एवरीबॉडी इस तरीके से क्वेश्चन को करते हुए हम एक अप्रोच भी डेवलप कर रहे हैं, और वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, समझ रहे हो क्या, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं सारा नॉलेज कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड एक फंड दैट वाज सेटअप इन नवंबर 2005, बहुत पुराना है। फिलहाल के लिए कैसे जेनरिक वे में हमने कर लिया, होपफुली आपको ध्यान में रहेगा, बहुत पुराना है इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। MMTC लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, पता नहीं। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड हैज बीन सेटअप बाय MMTC ज्वाइंटली विद द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, तो देखो ये ठीक है ना, ज्वाइंटली विद द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा वाला ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा या तो बी या तो सी। एक बार ए को पहला मतलब फर्स्ट को फिर से पढ़ते हैं। MMTC लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट बोला है, एक्सट्रीम लग रहा है, तो मेरे हिसाब से ये गलत होना चाहिए, है ना, क्योंकि देखो बहुत पुराना है, इसलिए हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन 2 होना चाहिए, लेकिन देखते हैं 50-50 पहुंचे थे बी और सी में, तो गलत एवरीबॉडी। ऑप्शन इसका सी है, दोनों के दोनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है कि मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जिसका MMTC फुल फॉर्म है, इज इंडियाज
लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ लिया कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड has been set up by MMTC jointly with the government of Odisha, a joint venture of 4 CPSE and 2 Odisha government PSUs. Next, which one of the following is not correct? ध्यान है, not correct पूछा है। तो राउरकेला स्टील प्लांट, the first integrated steel plant is the public sector of India was set up with the Soviet Union collaboration। बिल्कुल गलत जवाब एवरीबॉडी, गलत ही हमसे पूछा था, पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है और पुराना भी है, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे, ध्यान दीजिएगा। जो राउरकेला स्टील प्लांट है ना, इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। इट वाज सेट अप विद द जर्मन कोलैबोरेशन विद एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन टन। बोलो क्लियर, गुड। और बाकी भी के बारे में भी पढ़ सकते हो, बहुत पुराना है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं इस पर, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, थोड़ा सा बेसिक है ना, स्टैटिक चीज़ों को क्लियर करने के लिए। अगला बोला हिंडाल्को जो है एक एल्यूमिनियम फैक्ट्री लोकेटेड एट रेणुकूट, उत्तर प्रदेश में है रेणुकूट, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। ओन्स इट साइट बेसिकली टू, किसकी वजह से है ना, प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल है, इसकी वजह से वहाँ पे है नहीं, एबंडेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल। और जो रिहंद बांध है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, इजिली जो है एबंडेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल पाती है, दैट्स वाई हिंडाल्को वहाँ पे खोला गया। बोलो क्लियर, गुड। देख सकते हैं कि हिंडाल्को एल्यूमिनियम फैक्ट्री इज लोकेटेड एट रेणुकूट, उत्तर प्रदेश, प्राइमरली ड्यू टू abundant supply of electricity from the nearby Rihand National Thermal Power Corporation (NTPC) power. The availability of reliance and continuous electricity supply is crucial factor for energy-intensive industry like aluminium smelting. The Rihand NTPC plant, which is one of the largest thermal power plant in India, provides a significant and consistent supply of electricity to the Hindalco plant in Renukot. Next, consider the following factors regarding an industry. इंडस्ट्री के बारे में ये सारा का सारा कंसिडर करो चाहे स्टेटमेंट। तो बोल रहा कि विच ऑफ दीज डिटरमाइन द नेचर एंड साइज ऑफ द इंडस्ट्री। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम लग रहा, ज्यादा लग रहा। बिजनेस टर्नओवर नहीं है, तो कम ज्यादा किसी का भी हो सकता है, किसी भी नेचर ऑफ एंड साइज ऑफ बिजनेस का। लेबर फोर्स बिल्कुल मैटर करता है, पावर कंज्यूमशन ये भी है ना। तो पहला तीसरा चौथा होगा, दूसरा नहीं हो सकता, पहला तीसरा चौथा ऑप्शन यही हो गया, ठीक है। क्योंकि बिजनेस टर्नओवर तो किसी भी टाइप का है ना, किसी भी नेचर ऑफ बिजनेस का कम ज्यादा हो सकता है, उसके बेसिस पे नहीं कैटेगराइज कर सकते। बोलो है ना, जनरिक क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाएं, चलो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर इन द मोस्ट केसेस नॉट एज एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव एज द लार्ज स्केल वन, ठीक है। एट द गवर्नमेंट प्रोवाइड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड रिजर्वेशन इन अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स टू द स्मॉल फर्म बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब ऐसे समझो एमएसएमई को जो हमारा देश है इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा तवज्जो देती है लार्ज वालों के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? तो एमएसएमई मतलब छोटे मोटे जो स्मॉल फर्म है उनको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। तो बोला कि प्रोवाइड हायर एम्प्लॉयमेंट ऑन पर यूनिट कैपिटल डिप्लॉयमेंट बेसिस, बिल्कुल ठीक है। प्रमोट अ रीजनल डिस्पर्जन ऑफ इंडस्ट्री और इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। हैव परफॉर्म बेटर इन एक्सपोर्ट, नहीं, बेटर तो एक्सपोर्ट में परफॉर्म नहीं किया। और मैन्युफैक्चरिंग पोर्टर देन द लार्ज स्केल वन, नहीं, लार्ज वाले अभी भी बेटर है। अगला, प्रोवाइड जॉब्स टू लो स्किल वर्कर्स हु अदरवाइज में नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू एल्सवेयर, बिल्कुल सही है। पहला दूसरा चौथा होना चाहिए, लो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन में नहीं है तो कौन सा होना चाहिए? चौथे को फिर से पढ़ते हैं बड़ी। प्रोवाइड्स जॉब टू लो स्किल वर्कर्स हु अदरवाइज में नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू एल्सवेयर, नहीं, ऑब्वियस ऑर्गेनाइज में नहीं मिलेगा उनको, अनऑर्गेनाइज में मिलेगा। और वैसे बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें भी तो अनस्किल वर्कर का जरूरत पड़ता है, लो स्किल वर्कर का, है ना। तो चौथा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर बचा कौन सा? पहला दूसरा, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। तो पहला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, ठीक है, और तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है। होपफुली आपको मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है, चाहो तो एक बार आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोला टूरिस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज इन टर्म ऑफ इंडियाज पोटेंशियल इन साइज। अभी बढ़ गया है ऑलरेडी, ये 1990 का क्वेश्चन है, 1919 का। तो उस समय मोस्ट ऑफ द है ना इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही खराब था। ऑब्वियस है टूरिज्म को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होना चाहिए ना, कि एक टूरिस्ट एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली आसानी से पहुंच जाए और बहुत सारे पार्ट को डिस्कवर करे, एक्सप्लोर कर पाए। बोलो है ना, वो तभी पॉसिबल है जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। लेकिन इंडिया में 1919 तक क्या था, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर अट्रैक्टिंग टूरिस्ट इज इनएडिक्वेट, दैट्स वाई हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री उतना बढ़िया नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। और अभी भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है, पहले से तो काफ़ी बेहतर है। बोलो हाँ, एज ऑफ 2025।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन इंडिया टू एन एक्सटेंड इज कंस्ट्रेंड बाई, इंडस्ट्री डेवलपमेंट जो है कंस्ट्रेंट, क्या रुकावटें हैं उसमें? पहला, लैक ऑफ एडिक्वेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप इन बिजनेस, बिल्कुल गलत। अरे भाई मौका तो दो, फिर एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप दिखाते हैं यहाँ के लोग, जनता है कि नहीं इंडिया की, तो इसलिए पहला तो नहीं होगा, पहला नहीं हो गया, आंसर लो आ गया, कौन सा दूसरा तीसरा चौथा होगा? कैसे? लैक ऑफ सेविंग टू इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर, सही बात है। लिमिटेड परचेजिंग पावर अमाउंग द लार्जर मासेस, एकदम ठीक बात है। तो ये हो गया दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, ओके। कॉमन सा चीज है, इसलिए आगे बढ़ेंगे एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर नोन फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए देखो, यमुनानगर भी है, गुवाहाटी भी और बलरामपुर। तो पहला, दूसरा और चौथा क्या है? बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि यमुनानगर जो है कहाँ पे है? हरियाणा में है, गुवाहाटी आसाम में और बलरामपुर महाराष्ट्र में। तीनों के तीनों किसके लिए फेमस है? पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट? क्या बोला? मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट क्या है? फॉलोइंग मोड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो देखो ये तब है जब हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट कैपिटल इन पब्लिक सेक्टर, नहीं उनको देना है ना, पूरा पूरा दे दो प्राइवेट हाथों में, तो बेस्ट वे ऑफ प्राइवेटाइजेशन है। कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ आउट मैनेजमेंट, नहीं। ट्रांसफर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू दी वर्कर, नहीं, वर्कर नहीं, प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट सेक्टर। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा एवरीबॉडी इसका, ठीक है। तो होपफुली सारा कुछ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो। ये लास्ट वाले क्वेश्चन को ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दिया क्योंकि थोड़े पुराने हैं और इसमें कुछ ढंग का हमें मिला भी नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी वगैरह, है ना, और जहां पे भी मिला उसको हमने कर लिया। तो इस लेक्चर में इतना ही एवरीबॉडी, होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर हो। जैसा लास्ट में हम 2 लाइन पढ़ते हैं तो आज क्लियर है कि डोंट लेट व्हाट यू कांट डू, डोंट लेट व्हाट यू कांट डू इंटरफियर विथ व्हाट यू कैन डू। समझ लो क्या? तो जो आप नहीं कर सकते हो उसको, जो आप कर सकते हो उसमें इंटरफियर मत करने दो, ठीक है। जो आप कर सकते हो बिल्कुल उसको करो, ठीक है। मतलब अपनी नेगेटिविटी को अपनी पॉजिटिविटी पर हावी बिल्कुल मत होने दो, ठीक है। चलो, तो ये होपफुली आपको अच्छा लगा हो, साथ में थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो और आप और बेहतर कर पाओगे अपनी पॉजिटिविटी के साथ, अपने नेगेटिविटी को साइड में करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।